हेलो बच्चावाड़ी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, है ना, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। ओके। आई होप आपने इसके पहले के दो पार्ट जो है वो अच्छे से इसके नोट्स बना लिए होंगे और समझ लिया होगा। ठीक है, तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। अब तीसरे पार्ट में दो सेक्शन हम कवर करेंगे, क्योंकि एक सेक्शन बहुत छोटा है, बहुत इजी है। दैट इज 12.3, है ना। 12.3 में आपको सर्किट डायग्राम के बारे में बताया गया है। सर्किट डायग्राम। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इसमें हमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और हमको उनके डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं कि किसी भी सर्किट में आप उन एलिमेंट्स को कैसे पहचानोगे जिन एलिमेंट से मिलके वो सर्किट बना हुआ है। तो वो हम एज इट इज टेबल बना लेंगे। पहले नंबर पे हमारा आ रहा है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बड़ा इजी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव से शुरू करा जाता है और जो छोटा वाला है उसको नेगेटिव टर्मिनल अपन डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक सेल। ओके। दूसरा है बैटरी। बैटरी क्या होती है, हम बचपन में पढ़ चुके हैं। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बना दीजिए तो आपके पास बैटरी आ जाएगी, राइट। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो जब आप दो या दो से ज्यादा सेल लगा देते हैं एक साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। थर्ड आ रहा है हमारा प्लग, या फिर इसको की भी बोला जाता है। प्लग और की इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, है ना, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और दोनों आगे पीछे उसके ब्रैकेट। अभी जो की है इसकी दो पोजीशन हो सकती है, राइट। जैसे ये वाला जो है ये ओपन है और दूसरा जो आएगा दैट इज क्लोज्ड। तो क्लोज के लिए कुछ नहीं करना है, बीच में डॉट। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ओपन की और क्लोज की मतलब क्या क्या, कि यदि की ओपन है तो इट मींस सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, है ना, सर्किट में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। और यदि आपने उसके अंदर एक डॉट बना दिया इट मींस सर्किट इज क्लोज्ड। मतलब ये वाला जो है ये स्विच ऑफ है, इसका मतलब होता है स्विच ऑफ, और इसका मतलब होता है स्विच ऑन। ठीक है। जब आप स्विच ऑन करते हैं यानी की को हमने क्लोज कर दिया है अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, और करंट फ्लो होना चालू हो गई। जब स्विच आप ऑफ करते हैं यानी हमने की को ओपन कर दिया है और अब इसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही। ठीक है। नेक्स्ट, अ वायर जॉइंट। अ वायर जॉइंट। वायर जॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, जो परपेंडिकुलर का हमारा साइन होता है वही वायर जॉइंट का साइन होता है ना। और ये बता रहा है कि वायर इस पोजीशन पे आके जॉइंट हो गया। नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग, है ना। कई सारे सर्किट ऐसे होते हैं, एक वायर इधर से जा रहा है एक वायर ऐसा आ रहा है ना, घरों में पैरेलल सर्किट होते हैं, राइट। तो उनको यदि ज्वाइंट कर दोगे आप तो सीरीज में हो जाएंगे। पता चला कि आपने एक पंखा चलाया तो ट्यूबलाइट भी चल गई, तो ऐसा नहीं, है ना। ओवरलैप करके उस वायर को ऊपर से डाल दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने ऐसा बना लिया और एक वायर इधर से चला गया, तो ये बता रहा है कि ये ऊपर से जा रहा है ना, क्रॉसिंग। ओके। ब्रिज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आप कैसे शो करोगे, बहुत इजी है। ऐसा हार्ट के शेप का बना लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। एक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो रोकथाम करता है, करंट को रोकता है ना। तो स्पीड ब्रेकर जैसा बना दो, ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है बेटा, रियोस्टेट ये होता है कि आप अपने रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना सकते हो, यानी रेजिस्टेंस बिना वोल्टेज चेंज करे आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। भाई रेजिस्टेंस चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप वोल्टेज चेंज करो या फिर रेजिस्टेंस को चेंज कर दो। तो वोल्टेज चेंज करना आसान नहीं होता है। हमारे पास एक नियत सप्लाई 220 वोल्टेज की हमारे घरों में सप्लाई होती है ना। तो अब आप कैसे करोगे, मान लो आपको पंखा मद्दा चलाना है
तो हम क्या करते हैं, रेगुलेटर का कान मरोड़ते हैं, है ना, उसको 1 2 3 4 उसको करते हैं, दैट इज अ रियोस्टेट, जिसमें आप रेजिस्टेंस वेरी कर देते हो तो वो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो को रेगुलेट करता है और इस तरीके से हमारे इंस्ट्रूमेंट कम या ज्यादा करंट पे काम करते हैं। तो ये रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस बीच में जो है एक ऐसा एरो बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका रियोस्टेट। जहां जहां यहाँ बढ़ा देंगे तो बढ़ गया, इधर कर देंगे तो कम हो गया, ठीक है। 10th आता है अमीटर। अमीटर पहले भी बता चुका हूं किस चीज के लिए यूज होता है, टू मेजर द करंट एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फिर लास्ट है हमारा, सॉरी, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर का सिंबल में वी आ जाएगा। और वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है, वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, ठीक है। और इसको हमेशा कहां जोड़ा जाता है, इसको हमेशा जोड़ा जाता है इन द पैरेलल। तो अब आप ये सब नोट कर लीजिए, ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, है ना, एक नंबर के क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक वगैरह में आ जाए तो शायद ही इतना आया है, ऐसा आता नहीं है। मगर आप क्या कर सकते हैं कि जब हमें सर्किट डायग्राम दिया रहेगा तो आपको पहचानना आसान होगा अभी भी और आगे की क्लासेस में भी कि हमें रेजिस्टेंस दिया है या रियोस्टेट दिया है, राइट, की ओपन है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि एक सर्किट डायग्राम बना देंगे, उसमें एक वी पोटेंशियल देंगे आपको, एक रेजिस्टेंस देंगे और आपसे पूछेंगे करंट बताओ, राइट, आप निकाल के भी आ जाओगे आई इक्वल टू वी अपॉन आर और आपका आंसर भी आ जाएगा। पता चला वो सर्किट डायग्राम में की जो थी वो ओपन थी, आप सबको सही करते हुए भी आपको नंबर मिलेंगे 0। क्यों, क्योंकि आपने सर्किट डायग्राम देखा ही नहीं कि की ओपन है या क्लोज है। तो की ओपन होगी तो नो करंट विल बी ड्रॉ, व्हाई, बिकॉज़ की इज ओपन, है ना, वो सर्किट क्लोज नहीं है। समझ में आई बात। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो आगे बढ़े हम, अगला 12.4 है ना, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता ही आता है ना, एमपी बोर्ड हो या आपका सीबीएसई हो, दोनों में ही ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही पॉइंटर्स आपको लिखवाता जाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा, आप बढ़िया नोट करते जाइए, समझते जाइए, जहां समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस मोर, ओके। वैसे तो आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। तो ओम्स लॉ, अगली हेडिंग डाल लीजिए 12.4 ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, इसका पहला पॉइंट डेफिनेशन, है ना, ये बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire, in an electric circuit, is directly proportional to is directly proportional to the current flowing through it, to the current flowing through it, provided its temperature remain the same, ठीक है। it is called Ohm's law। तो पहले अपन समझते हैं ना, देखो डेफिनेशन मैंने पूरी एनसीईआरटी में से ली है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि हम एनसीईआरटी
की ही टर्मिनोलॉजी का उसी से नोट्स बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम में आप मैक्सिमम उसका फायदा उठा सको, है ना। यदि आप वही वाले वर्ड यूज करते हो तो इट इज प्रेफरेबल। तो ये क्या लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि हम किसी भी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। तो वो जो V है, पोटेंशियल है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, I के, I यानी करंट के। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। समझ में आया है ना। तो ये ओम्स लॉ है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहां पे V क्या है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है एंड व्हाट इज I हमारा करंट फ्लो इन इट है। यानी जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सिंपल सी बात है। या जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। अब बेटा एक चीज ध्यान देखो कि V, जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं और इक्वल का साइन लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो I इनटू कांस्टेंट। अब यहां पे ये जो कांस्टेंट है वो है R, यहां पे हम उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, R, ठीक है। वेयर R is a constant called रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, V इक्वल टू IR ऑफ द ओम्स लॉ। ये आपको याद भी रखना है, इससे बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे, ठीक है। अब आपको जो अगला पॉइंट दे रखा है इन एनसीईआरटी, दैट इज रेजिस्टेंस R is the property of a conductor, property of a conductor to resist flow of charge, to resist flow of charge through it, है ना। आपको रेजिस्टेंस की एक परिभाषा, एक डेफिनेशन दे दी उन्होंने कि आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, यानी ये उसका गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसको किसी भी मेटेलिक वायर से आप अलग नहीं कर सकते, है ना, ये उसमें शामिल है। जैसे कोई गुस्सेल होता है, कोई बड़ा हैप्पी होता है ना, कोई बड़ा इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो इसी तरीके से जितने भी कंडक्टर है, ये कुछ ना कुछ, चाहे कितना भी अच्छा कंडक्टर होगा, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। इस रेजिस्टेंस शो करने के कारण क्या है, ये भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में आज ही पढ़ेंगे। मगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि चलो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कुछ, उनको एक फोर्स है जो बांधे रहता है और एकदम से करंट फ्लो नहीं होती, और वो जो फोर्स है जो वो बांधे रख रहा है और एकदम से करंट फ्लो नहीं करने दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, फिर उस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस को पैदा करता है। तो आपने आई होप ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। हम अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। 2 पॉइंट हमने आज ओम्स लॉ में पढ़ लिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है SI यूनिट ऑफ R रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, है ना। अगेन जैसा मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि क्या कहा जाता था कि जिस वैज्ञानिक ने इस लॉ की खोज करी उन्हीं के नाम पे दे दिया गया, राइट। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस की खोज किसने करी थी, ओम साहब ने, इसलिए इसका यूनिट क्या दे दिया गया, ओम। ओके, डिफाइंड एज R इक्वल टू V अपॉन I। और R को हम कैसे डिफाइन करते हैं, V अपॉन
आई। फोर्थ पॉइंट, 1 ओम। अब हम पढ़ेंगे 1 ओम। 1 वोल्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, 1 एम्पियर की हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन क्या है? इफ द पोटेंशियल across the two ends of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then resistance R is 1 ohm. That is 1 ohm equal to 1 volt upon 1 एम्पियर। इट मींस हमें ओम का एक और ऐसा यूनिट मिल गया। आपको क्या मिला? एक और नहीं बल्कि ऐसा ही यूनिट मिल गया। अनदर यूनिट आप बोल सकते हो। एक तो ओम है ही सही, और ओम को काय में नापा जाता है? 1 ओम इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर इनवर्स और वोल्ट पर। यही चीज हमने आपका जब वर्क डन पढ़ा था, है ना, तब भी यही करा था। राइट, चार्जेस के बारे में पढ़ा था तब भी यही करा था। फिर हमने जब करंट के बारे में पढ़ा तब भी यही करा था। एक और यूनिट हमने निकाली थी, और यहाँ पे भी हमने यही करा। इसी तरीके से ये चैप्टर आगे बढ़ता है। बहुत इजी है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक जैसी चीजें पढ़नी है, बस थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपकी चेंज होगी। राइट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट निकल के क्या आ रहा है इसमें से। फिफ्थ पॉइंट जो आ रहा है कि a component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance और रियोस्टेट। पेन की इंक खत्म हो गई, मुझे इंक रिफिल करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, बट आप जब तक लिख लीजिए, है ना। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ये मैंने अभी आपको डायग्राम बनाते, सर्किट डायग्राम बनाते हुए भी समझाया था कि रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट मींस कि आप बिना वोल्टेज को चेंज करें, है ना, यू आर नॉट चेंजिंग द वोल्टेज बट यू आर चेंजिंग द रेजिस्टेंस। और हमें रेजिस्टेंस चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में वी नीड डिफरेंट डिफरेंट करंट्स। तो हम बार बार वोल्टेज तो चेंज नहीं कर सकते, तो वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? हम उसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। राइट, और इसीलिए रेजिस्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि क्योंकि वो हमें करंट को वेरी करने के लिए एक परमिट करती है कि आप बिना वोल्टेज चेंज करे आप क्या कर सकते हो? यस, करंट चेंज कर सकते हो। और करंट चेंज की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वर्क्स डिफरेंटली। अब भाई माइक्रोवेव में हमें केक बनाना है तो उसके लिए आपको अलग करंट चाहिए, है ना। कोई चीज केवल गर्म करनी है तो अलग करंट चाहिए, और यदि पापड़ सेकना है तो अलग करंट चाहिए। तो बार बार वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वोल्टेज की सप्लाई तो वहां से फिक्स है, 220 वोल्टेज पे सारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रियोस्टेट लगाना पड़ेगा। इसलिए उसमें एक नॉब दे रखी होती है हर इंस्ट्रूमेंट में, कूलर हो, पंखा हो। कभी आप एक काम करना, है ना, यदि आपको ये विजिबल करना हो तो आप खुद मत करना, नहीं तो खुद करने लग जाओ। इलेक्ट्रिशियन से बोलोगे तो वो आजकल एलईडी बल्ब है, पुराने वाले बल्ब में मत करना,
है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिशियन से बोलोगे तो जो एलईडी वाली लाइट है उसको रेगुलेटर से कनेक्ट करके देखना, तो वो डिम जलेगी, जैसे जैसे रेगुलेटर बढ़ाओगे तेज जलेगी, है ना। पुराने बल्ब मत करना, वो फट जाएगा। तो वो आपको एक अनुभव हो जाएगा। वैसे पंखे से भी अनुभव कर सकते हो, है ना। तेज चलता है, मध्य चलता है, राइट, हवा तेज आएगी यानी करंट ज्यादा सप्लाई हो रहा है। ओके, तो दैट इज अ रियोस्टेट। तो रियोस्टेट की डेफिनेशन भी लिख ली हमने। अब क्या है, जो लास्ट टॉपिक आ रहा है इसका, अच्छा मैंने इसका भी ओम्स लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया, बट वो पॉइंट भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है आप इस नंबरिंग दे देना। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या बोलता है, मान लीजिए आप एक्स एक्सिस पे करंट ले लीजिए इन एम्पियर, और यहां पे वी ले लीजिए पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा कई जगह बुक में और मैं भी पोटेंशियल लिख रहा हूं और कई जगह पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती है, इट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आम बोलचाल भाषा में उसको पोटेंशियल बोला जाता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस बार बार इतना लंबा नहीं बोल सकते, इसलिए पोटेंशियल बोला जाता है, बट पोटेंशियल मतलब इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यदि मैं v और i के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये ओरिजिन है, मैंने मान लीजिए पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, और यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज डिफरेंस इन्होंने लिया हुआ है पॉइंट फोर, पॉइंट एट, पॉइंट वन टू, ऐसे इन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है ना, कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, उसके बाद आज का हमारा ये लेक्चर खत्म। और वो ये बोल रहा है, जैसा मैंने बताया था कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण रेजिस्टेंस पैदा होता है, वो कौन सा फोर्स है। थोड़ा सा बड़ा है, मेरे ख्याल से नीचे नहीं आ पाएगा, राइट। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, वरना आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं ऊपर ही लिखूंगा उस पॉइंट को, और उसमें आपको तीन बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन मिलेंगी। चाहे तो मेरे साथ लिखते चले, मैं बोल भी रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट completely free to move within a conductor, within a conductor. They are restrained by यानी उनको रोका जाता है, खींचा जाता है, the attraction of the atoms among which they move। अभी आप लिख लीजिए, मैं फिर सब समझा दूंगा आपको। which they move, thus electron moves through a conductor are restrained by its resistance। और यहीं से वो आता है हमारे पास शब्द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ रिस्ट्रेन फोर्स बाय अदर एटम्स, है ना, ऑफ द सेम एलिमेंट। अब देखो यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अ कंपोनेंट
of a given size that offer a low resistance is good conductor. Is good conductor. A conductor having some appreciable resistance is called resistance, is called resistor. A component of identical size is identical size that offer a higher resistance is called poor conductor. An insulator of the same size has even higher रेजिस्टेंस, है ना। काफी बड़ा पॉइंट है, राइटिंग मेरी समझ में आ ही रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अब तक तो सीख गए होंगे मेरी राइटिंग को, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुले हैं और कहीं भी जा सकते हैं और कैसे भी मूव हो सकते हैं, नहीं, है ना। ऐसा क्यों नहीं है, पढ़ते हैं आगे। They are restrained by the attraction of the atom among which they move. ओके, देखो किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे एटम होते हैं। हम एक छोटा सा वायर भी ले लेंगे तो करोड़ों अरबों उसके अंदर एटम है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, या एक एटम जो घूम रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी फ्री है इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, मगर उस एटम पे दूसरे जो पार्टिकल हैं वो कह रहे हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वायर, राइट, इसमें ये एटम्स, अब दे आर फ्री टू मूव, राइट, मगर साथ ही साथ इस पे इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसके आसपास जितना एटम है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उतना फ्रीली मूव नहीं हो पाता जितना वो हो सकता है। और इसी कारण से, इसी रिस्ट्रेंट के कारण क्या होता है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस। ये क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना। अब आगे का मैं आपको समझा देता हूं, बड़ा इजी है ना, आप पढ़ लीजिएगा, समझा मैं देता हूं। अब ये जो रेजिस्टेंस है बेटा, ये रेजिस्टेंस यदि बहुत लो होगा तो हम बोलेंगे कि इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, है ना। यदि ये रेजिस्टेंस एक एप्रिशिएबल वैल्यू होगी, एप्रिशिएबल यानी हाँ जिसको नापा जा सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज अ गुड रजिस्टर, राइट। जैसे ट्यूबलाइट, उसमें ओल्ड ट्यूबलाइट या ओल्ड आपके बल्ब टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, तो टंगस्टन का वायर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट ऑफर अ गुड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि जितनी देर करंट उसमें रहती है उसको फ्लो होने से रोकता है। हीट अप होता है, हीट अप होने के कारण इट ग्लो द गैसेस, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ताकि वो फटे नहीं, टूटे नहीं, गले नहीं, राइट। तो इस तरीके से हमारे जो उजाला देने वाले हैं, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो काम करते हैं, हम उनको बोलेंगे दे आर गुड रेजिस्टर्स, है ना। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड रेजिस्टर्स। मगर उनके पास जो वायर करंट पहुंचा रहा है, दे आर गुड कंडक्टर। अब यदि वायर ही रेजिस्टर हो गए तो क्या होगा, वो रोक लेंगे करंट, करंट रोक लेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो दे आर गुड कंडक्टर बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टेंस। और सप्लाई किसको कर रहे हैं वो, है ना, माइक्रोवेव, आपका हीटर, प्रेस, पंखा, दे आर गुड रेजिस्टर। वो करंट को रोकते हैं और उसका यूज काय में करते हैं,
विंड एनर्जी देने में, मैकेनिकल वर्क करने में, मोटर में मैकेनिकल वर्क होता है ना, ल्यूमिनस एनर्जी प्रकाश देने में, राइट, क्योंकि यदि रोकेंगे नहीं तो फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। फिर तीसरा आता है कि भैया और ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया, चलो ये तो ऐसे हो गए कि एक लेवल तक करते हैं, और ज्यादा हो गया तो दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स, फिर हम उनको क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर। फिर अगली कैटेगरी आती है जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, यानी उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है और वो किसी भी प्रकार का करंट फ्लो होने नहीं देते, राइट, वुड, रबर, है ना, ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो हमारे ये दो टॉपिक आज हमने कवर करें। ओम्स लॉ जैसा टॉपिक कवर करा, इसको बार बार पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, हमारे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, आप मुझे जरूर बताएं। लोअर क्लासेस का भी हो, जिस वीडियो आपको चाहिए हो तो प्लीज बताएं। थैंक्स।